नमस्कार, मैं हूं रवीश और इंडियन पॉलिटिकल लीग यानी कि आईपीएल में आपका स्वागत है। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आप तैयार हो जाइए क्रिकेट स्टाइल में चुनाव की दिलचस्प खबरों को जानने के लिए। सियासत के मैदान में कोई बाउंसर से वार कर रहा है तो किसी ने अपनी गुगली में फंसाने की कोशिश की है। चुनाव की सारी खबरें देखिए एक नए अंदाज में। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं एक्ट्रेस सपना चौधरी की, जो भले ही इस बार चुनाव लड़ रही हों लेकिन अब वो खुलेआम बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए मैदान में भी उतर चुकी हैं। जी हां, दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के नॉमिनेशन के दौरान सपना चौधरी न सिर्फ साथ रही बल्कि उन्होंने रोड शो में शामिल भी वो हुई। सामने आते भी नहीं और छिपते भी नहीं। कमोबेश कुछ ऐसी ही हालत है इन दिनों एक्ट्रेस सपना चौधरी की, जो बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के रोड शो में शामिल हुई। मनोज तिवारी ने आज नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस मौके पर सपना चौधरी उनके साथ थी। इतना ही नहीं, मनोज तिवारी के साथ सपना चौधरी का एक फोटो भी वायरल हुआ है, जिसमें वो मनोज तिवारी के साथ विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रही हैं। मनोज तिवारी सर के लिए हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, शुरू से हम बहुत साथ में हैं, बहुत टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ और बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ उन्हें, बहुत अच्छे इंसान हैं। सिंगिंग से एक्टिंग और फिर सियासत में कभी हाँ कभी ना के फेर में फंसी सपना चौधरी अब खुलकर बीजेपी उम्मीदवार के सपोर्ट में उतर चुकी है। हालांकि वो ये भी कह रही हैं कि वो बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार में जरूर शामिल हुई है, लेकिन बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया है। अब इसका मतलब क्या है, ये तो बेहतर सपना चौधरी ही बता सकती है। टीम न्यूज नेशन। तो हिमानी खुद तो बैटिंग नहीं कर रही है लेकिन दूसरे के लिए बैटिंग करने जरूर आ गई हैं। बिल्कुल, तो सपना चौधरी ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में कहा कि वो बीजेपी के लिए आगे भी प्रचार करती रहेंगी। जी हाँ, न्यूज नेशन संवाददाता रविकांत राय ने सपना चौधरी से खास बातचीत की। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और इन सब के बीच में जो उनका रोड शो है उसमें जो आकर्षण का केंद्र है सपना चौधरी हमारे साथ हैं। सपना जी, आज आप प्रचार कर रही हैं नामांकन के दौरान, तो सिर्फ मनोज जी के लिए प्रचार करेंगी या और भी जगह प्रचार करेंगी? मैं बीजेपी के लिए हर जगह प्रचार करूंगी और आई एम सपोर्टिंग बीजेपी एंड आई एम सपोर्टिंग मनोज तिवारी ऑल्सो बिकॉज ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और बहुत बहुत अच्छे इंसान है और मैं दिल से चाहती हूँ जीते। सपना जी, एक अहम सवाल कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री को मनोज तिवारी के खिलाफ उतारा गया है, आपको लगता है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है? तो जब तक मुकाबला दिलचस्प ना हो लड़ने का और जीतने का मजा कहाँ से आएगा? मजा ही इस चीज का है और 110% मनोज जी जीतेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, लगातार ये चर्चा थी कि आप भी बीजेपी ज्वाइन करेंगी, क्या वजह रही कि आपने बीजेपी का दामन इस चुनाव में नहीं थामा? इस समय नहीं थामा, अभी टाइम है, हर चीज का वक्त लगता है और मे बी जब वक्त आएगा तो मैं ये काम भी करूँगी, लेकिन अभी मेरा ये वक्त नहीं है, जो मेरा वक्त है मैं वो कैच करूँ। आखिरी सवाल, पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है, एक राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत अहम है, एक तरीके सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा, आपको क्या माहौल लगता है देश में? आप लगातार घूम रही हैं। देखिए, आज का यूथ पागल नहीं है, यूथ को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर सकता है, तो किसी को समझाने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ। यूथ वेरी स्ट्रांग और सबको पता है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी पीएम बने। प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारक के रूप में उतारा है कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के सपोर्ट में, लगता है कुछ असर पड़ेगा? पड़ सकता है, पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है, अभी उनकी वो जाने, हम अपनी कर रहे हैं। दिल्ली के चुनावी रण में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पार्टनरशिप की गुंजाइश आज खत्म हो गई। जी हां, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से अलग चुनाव में अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस ने दिल्ली की 7 सीटों में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दिल्ली का मैच अब अकेले लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की नहीं बनी बात, कांग्रेस ने उतारे अपने उम्मीदवार। दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन की राह तकने वाली आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका मिला है।
अब ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस अब दिल्ली का चुनावी मैच अपने दम पर लड़ेगी और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से जेपी अग्रवाल, पूर्वी दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली, नई दिल्ली से अजय माकन, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से राजेश लिलोठिया और पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को मैदान में उतारा है। लेकिन असली मुकाबला नॉर्थ ईस्ट में है, जहां शीला दीक्षित का मुकाबला बीजेपी के मनोज तिवारी से होगा। बिल्कुल बताएंगे, याद दिलाएंगे, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि क्या क्या हमने किया और क्यों हम फिर से लड़ने आए हैं। क्योंकि पहली दफ़ा जब मैंने दिल्ली में चुनाव लड़ा था तब भी इसी जगह से लड़ा था, तो फिर याद दिलाऊंगी। मेरा तो ये एक तरह से घर वापसी है। उधर उत्तर पूर्व सीट पर पहले ही ताल ठोक रहे मनोज तिवारी शीला दीक्षित से टक्कर तो मान रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को मैदान से पहले ही बाहर बता रहे हैं। ये शीला दीक्षित जिससे सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि उन्हीं के टाइम में इस क्षेत्र का ये दुर्दशा था, तो वो क्यों था, अब वो शीला जी जवाब देने के लिए आ गई हैं। ये जिन लोगों ने दिल्ली की दुर्दशा की है वो संजोग से यही आ गए हैं और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता उनको जवाब दी। दिल्ली का मैच त्रिकोणीय हो चुका है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जारी इस मुकाबले में नतीजा क्या होगा, इसके लिए तो 23 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो जो सस्पेंस इतने टाइम से चला आ रहा था वो सस्पेंस आखिरकार आज आकर खत्म हो गया है। अब यहाँ पर अगर बात कर ले कांग्रेस की, तो कांग्रेस अकेले लड़ेगी और आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। लेकिन इतना है कि दिल्ली का मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। बिल्कुल, और दोनों के बीच में पार्टनरशिप नहीं बन पाई, लेकिन कांग्रेस ने भी कह सकते हैं कि आखिरी ओवर में जो है वो अपने बैट्समैन उतारे। एक बैट्समैन अभी बचा है। चलिए, आपको मैप के जरिए समझाते हैं तीसरे चरण की 116 सीटों पर चुनाव कहां कहां होगा। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि 116 सीटों पर चुनाव होना है तीसरे चरण का। कहां पर यह चुनाव होना है? असम की 4 सीटों पर चुनाव होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार की 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 116 सीटों पर टोटल चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर 7 सीटों पर चुनाव होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 1 सीट, और आपको लिए चलते हैं नीचे साउथ में, तो कर्नाटक की 14 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र की 14 सीटें भी फोकस पर रहेगी, जहां पे कि वोट डाले जाएंगे। ओडिशा की 6 सीट, और अगर हम चलें गुजरात, जो कि पीएम और उनके साथ ही अमित शाह का गढ़ है, वहां पे 26 सीटों के लिए मतदान होगा। जी हां, गुजरात की 26 सीटों के लिए मतदान होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 10 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां पर भी 5 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, और केरल की 20 सीटों के लिए मतदान होगा। तो 116 सीटें जो हैं वो पूरी की पूरी कवर होने जा रही है। इसके अलावा गोवा की 2 सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। तो ये तमाम हम आपको दिखा रहे हैं। दमन एंड दीव की अगर हम बात करें तो वहां पर भी 1 सीट पर वोट डाला जाएगा। दादर एंड नगर हवेली की भी 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। चलिए, इंडियन पॉलिटिकल लीग यानी आईपीएल का मुकाबला चल रहा है, लिहाजा नेता जुबान से ही नहीं बल्कि आंखों का भी सहारा ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की, जिन्होंने आंखों से इशारा कर सिक्सर मारने की कोशिश की, लेकिन हिट विकेट हो गए। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, जब संसद में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की आंखों ने गुस्ताखी की थी और देश व दुनिया में सुर्खियां बन गई। आंखों की कुछ ऐसी ही खता हो गई केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह से। हिसार में अपने ही बेटे ब्रिजेंद्र सिंह के लिए चुनावी बैटिंग कर रहे चौधरी साहब से जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो देखिए किस तरह से उन्होंने आंखों के इशारे से जवाब दिया। राजनीति में तो ना बस देखो, ठीक अगर चल रही है तो जीतोगे। सुना आपने, चौधरी बीरेंद्र सिंह पत्रकारों को राजनीति की नब्ज समझा रहे थे, लेकिन आंखों का इशारा तो कुछ और ही कह गया। हम तो इतना ही कहेंगे, ये पब्लिक है चौधरी साहब, जो बयानों और आंखों का इशारा बखूबी समझती है। टीम न्यूज नेशन। तो ये आंखों की गुस्ताखियां हैं और इन आंखों की गुस्ताखियों को थोड़ा सा माफी देने की यहाँ पर जरूरत है। खैर, इधर पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो इधर इंडियन पॉलिटिकल लीग की बिग फाइट जारी है। मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है। आज अमित शाह ने दीदी के चुनावी स्टेडियम में ममता बनर्जी पर बयानों के बाउंसर फेंके। अब देखना होगा कि दीदी इन बाउंसरों को डक करती हैं, हुक करती हैं या बाउंड्री के पार भेजती हैं। जैसे जैसे चुनाव का दौर गुजर रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक घमासान भी तेज हो रहा है। पश्चिम बंगाल में मुकाबला टफ है, क्योंकि इस बार टीएमसी को कड़ी टक्कर मिल रही है बीजेपी से।
आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बंगाल में मोर्चा संभालकर दीदी को निशाने पर लिया। ममता बनर्जी ने अंपायर की भूमिका में खड़े चुनाव आयोग पर सवाल क्या खड़े किए। अमित शाह को दीदी पर ही हमला करने का मौका मिल गया। हमारे नेताओं के हेलीकॉप्टरों को जमीन पर उतरने की परमिशन न देने वाली ममता बनर्जी आज स्थिति हो गई है कि उनकी रैलियों को जनता परमिशन नहीं दे रही है। कई जगह पे रैली रद्द कर उनको पैदल मार्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि रैलियों में भीड़ नहीं हुई। चुनाव मैच का नतीजा आना अभी बाकी है, लेकिन अमित शाह का दावा है कि ममता बनर्जी चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन मैच तो बीजेपी ही जीतेगी। 2 चरण के चुनाव में ममता दीदी को अपनी हार स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और वही हताशा से प्रेरित होकर वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही हैं। बंगाल में बीजेपी को मैच जीतने का पूरा भरोसा है, तो वहीं ममता के सामने अपने किले को बचाने की चुनौती भी है। अब देखना होगा कि बंगाल की बाजी जीतता कौन है। टीम न्यूज़ नेशन। डॉक्टर हर्षवर्धन नॉमिनेशन के साथ ही अगले मैच की तैयारी के लिए जोर आजमाइश में जुट गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार हर्षवर्धन दिल्ली के दिल कहे जाने वाले यानी कि चांदनी चौक से एक बार फिर से सियासी मैदान में हैं। देखिए नॉमिनेशन से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा। डॉक्टर हर्षवर्धन को दोबारा से चुनाव मैदान में उतारा गया है और डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, दोबारा से चुनाव मैदान, कितनी बड़ी चुनौती है आपकी? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं, किसी तरह की चुनौती नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, उसको लेकर किस तरीके से जनता के बीच आएंगे? अरे प्रधानमंत्री मोदी का नाम के लिए हमें नहीं जाने की जरूरत, जनता में मोदी जी के लिए बता रही है। हमें तो मोदी जी के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ रही, जनता के बीच में मोदी जी मुद्दा है। छोटे छोटे 5 साल है, 5 साल आपने दिए हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को। आज भी हम देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली के लोग भी यहाँ पर आए हैं। कितना उत्साह के साथ आप लोग नॉमिनेशन के लिए? देखो ये तो बात सही है कि पूर्वी दिल्ली में मैंने अपनी जिंदगी बिताई है। 50 साल मैंने वहाँ संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम किए। मेरा सब सार्वजनिक जीवन भी वहाँ से शुरू हुआ और 5 चुनाव मैंने वहाँ लड़े। तो वहाँ के लोगों के अंदर निश्चित रूप से प्रेम और उत्साह है, लेकिन चांदनी चौक के लोगों ने 5 साल के अंदर इतना कुछ मुझे दिया है कि मैं यहाँ से क्यों दूसरी जगह जाऊँ। मुद्दा क्या और चुनौती कौन? कोई चुनौती नहीं है, मुद्दा तो आज देश के अंदर विकास है और विकास के प्रतीक नरेंद्र मोदी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक में है। चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन उतरे हैं और उनको पूरी यकीन है कि वो इस बार मुद्दा जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन और नरेंद्र मोदी जो है वो उनको जीत दिलाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए, तो ये तो थे डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि दिल्ली के चांदनी चौक से चुनावी मैदान में है। लेकिन इधर बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल के चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। आज उन्होंने धार्मिक मान्यताओं से तय समय से एक दिन पहले कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। प्रज्ञा ठाकुर ने 11 पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ नामांकन पत्र जमा किया। हालांकि प्रज्ञा ठाकुर कल फिर पार्टी नेताओं के साथ रोड शो करते हुए नामांकन पत्र दाखिल करने कलेक्ट्रेट जाएंगे। इस मौके पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने न्यूज़ नेशन से खास बातचीत की। साध्वी जी, आज आपने नामांकन दाखिल किया? मैंने आज मुहूर्त का आज नामांकन भरा है। कल मैं विधिवत भरूंगी। विधिवत मतलब कानून से, है ना। एक बड़ा रोड शो का, सभी बड़े नेता मौजूद होंगे। कल देखिए। आज एक शुभ मुहूर्त था, पंडित भी यहाँ पर मौजूद थे। हाँ जी, शुभ मुहूर्त था आज। ये यहाँ पर साध्वी जी से हमने यहाँ पर बातचीत की है और उनका यही कहना है कि बिल्कुल आज एक शुभ मुहूर्त था, उसके चलते आज उन्होंने ये नामांकन पूरा दाखिल किया है और कल गाजे बाजे के साथ एक तरह से बड़ा रोड शो करते हुए तमाम बड़े बीजेपी और कार्यकर्ताओं के नेताओं के साथ वो अपना नामांकन दाखिल करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कल तीसरे चरण के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में हैं ये हमको बताएंगे मेरे सहयोगी रवीश। बिल्कुल हिमानी, मैं ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करता हूं कि कौन कौन से दिग्गज जो हैं वो तीसरे चरण के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बहुत सारे हैवीवेट कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे सभी पार्टियों की तरफ से जो उतारे जा रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है राहुल गांधी का, जो कि वायनाड से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अमेठी से तो चुनाव लड़ेंगे ही। इसके अलावा अमित शाह गांधीनगर, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी की सीट हुआ करती थी, उससे अमित शाह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। शशि थरूर
थोड़ा सा उनको चोट भी लग गई थी चुनाव प्रचार के दौरान। तिरुवनंतपुरम से वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा आजम खान, जिनके विवादित बयान भी सामने आए हैं, वो रामपुर की सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जयप्रदा उनके ऑपोजिट होंगी रामपुर में। वो बीजेपी की कैंडिडेट है और समाजवादी पार्टी से आजम खान है, तो रामपुर की सीट काफी बड़ी सीट है। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनावी ताल ठोकेंगे, यहां से वोटिंग होगी कल। संबित पात्रा वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उड़ीसा के पुरी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा। इसके अलावा वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पिछली बार भी सांसद रहे थे। बदरुद्दीन अजमल धुबरी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बात करें शरद यादव की, तो मधेपुरा से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। जी हां, तो ये वो बड़े नाम है जो हम आपको बता रहे हैं। पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करें सुप्रिया सूले की, तो वो बारामती एनसीपी की कैंडिडेट हैं। रंजीत रंजन सुपौल से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। ये वो बड़े नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि तीसरे चरण में जो कि चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सियासी पिच पर मोदी बैटिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज नंदुरबार में रैली की। सभा के मंच से पीएम ने विरोधियों के खिलाफ यलगार किया, तो जनता से अपील की कि वो मजबूत सरकार बनाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इतने भयंकर ताप में आप ये जो तपस्या कर रहे हैं, आपकी ये तपस्या मैं कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं इसे ब्याज समेत लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा। तो आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल लीग, और सियासी मैदान में उतरकर आदित्य ठाकरे की बात करें तो उन्होंने भी एक रोड शो किया। तो क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के भी लगाए। दक्षिण मुंबई सीट पर आदित्य ठाकरे ने प्रचार किया। इस दौरान वो लोगों के साथ क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आए। हाथ में क्रिकेट का बैट थामा और लगे चौके छक्के लगाने। ये है शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, जो सियासत की पिच पर अपनी पार्टी का प्रचार करने उतरे तो लोगों के बीच हर गेंद पर चौके छक्के लगाते नजर आए। एक शानदार खिलाड़ी की तरह वो शॉट मारते दिखे। आदित्य ठाकरे ने दक्षिण मुंबई सीट पर शिवसेना के प्रत्याशी अरविंद सावंत का प्रचार किया। खुली जीप में सवार होकर आदित्य ठाकरे ने अपने समर्थकों के साथ शहर में रोड शो निकाला। इस दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं ने परेल लालबाग इलाके में बाइक रैली निकाली। आदित्य ठाकरे के साथ बड़ी तादाद में शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता भी थे। आदित्य ठाकरे ने रोड शो के जरिए लोगों से अरविंद सावंत को जिताने की अपील की। आप देख रहे हो माहौल तो पूरा एक ही रंग का है भगवा, और पूरे महाराष्ट्र भर और देश भर में यही रंग दिख रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो एनडीए ने काम किया है उस पर हम आगे जा रहे हैं। मुझे ये पता है कि लोगों ने मन पक्का बनाया है और शिवसेना भाजपा आरपीआई के ही उम्मीदवारों को लोग जिताएंगे। दक्षिण मुंबई सीट पर शिवसेना के अरविंद सावंत का मुकाबला कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा से है। इस सीट पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। मुंबई से श्वेता गुमसे के साथ टीम न्यूज नेशन। और चुनावी मैदान में सियासी खिलाड़ियों की हूटिंग भी हो रही है। और इस बार सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार को काले झंडे भी दिखाए गए हैं। कन्हैया वोट मांगने पहुंचे तो लोगों के बीच थे, लेकिन उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। और इतना ही नहीं, कन्हैया समर्थक और लोगों के बीच मारपीट तक हुई। चुनावी मैदान में कन्हैया कुमार बैटिंग करने उतरे तो उनका स्वागत जनता ने काले झंडों के साथ किया। कन्हैया बिहार के बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जब वो बेगूसराय के गढ़पुरा प्रखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे तो हंगामा मच गया। लोगों ने कन्हैया कुमार का विरोध किया, हाथ में काले झंडे लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसी दौरान कन्हैया समर्थकों और स्थानीय लोगों के बीच बहस होने लगी और नौबत मारपीट की आ गई। कन्हैया अपने वो क्या कहते गाड़ी के ऊपर में बैठ गया और बोला डंडा लगाओ, सबको मारो, मार, जितना मारना है मारो, हम देख लें। कन्हैया सीधे बोला कि सबको मारो, जो काला झंडा लिए हुए हैं सबको मारो। चुनावी मैदान में कन्हैया कुमार का विरोध लगातार सामने आ रहा है।
हालांकि बेगूसराय में 29 अप्रैल को वोटिंग से पहले कन्हैया भी प्रचार के जरिए सियासी मैच जीतने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। टी न्यूज़ नेशन। चलिए तो आज के इंडियन पॉलिटिकल लीग के सफर में मेरे और रवीश के साथ इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।